ऐसा समर्पण, ऐसा सहयोग होगा, फिर हम जो हमारा एक नारा है सर्वे भवन्तु सुखिन, उस सेवा की भावना से हम सर्वे भवन्तु सुखिन पे भी पहुंच सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, फ्रेंडशिप। एक गाना आता था पहले जब हम छोटे थे दूरदर्शन पे, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो वो क्या है, जब ये फ्रेंडशिप की भावना जब सब में आ जाएगी, और उस फ्रेंडशिप के लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको मैसेज किया, कहाँ पे मैसेज मिला आपको कि इस टाइम पे यहाँ आना है, कहाँ पे मिला, उस व्हाट्सएप से थोड़ा सा आगे बढ़िए। उसके लिए 3 C जरूरी है। जो फ्रेंडशिप है ना, कम्युनिकेशन इज ओके, ठीक है, कनेक्शन जिसको आप बोलते हैं कनेक्टिविटी एक दूसरे से हमारी, दूसरा कनेक्टिविटी के से भी ज्यादा बड़ी जरूरी है कलेक्टिविटी, इकट्ठे मिलकर के काम करने की भावना, और उसको हम फिर कहते हैं कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, सहयोग की भावना, राइट। जब ये सब चीजें आ जाएंगी, हमारा युवा स्मार्ट बन जाएगा। स्मार्ट कौन सा, कपड़ों से नहीं, व्यक्तित्व से, चरित्र से। और स्मार्ट की स्पेलिंग क्या होती है, मेरे को अंग्रेजी थोड़ी कम आती, मैं विदेश में जाता हूं जब भी बोलनी पड़ती है, यहाँ मेरे को हिंदी में काम चल जाता है। स्पेलिंग बता दीजिए। हाँ, मेरा स्मार्ट वो कपड़ों वाला नहीं है, स्मार्टफोन वाला नहीं है। एस का मतलब है सेंसिटिव, संवेदनशील युवा। अब संवेदनशीलता और संवेदनहीनता में फर्क क्या है, आपने एक घटना सुनी होगी 10-12 साल पहले, दिल्ली में दामिनी केस 2012 दिसंबर में, 16 दिसंबर 2012। शोरान साहब कहाँ गए, शोरान साहब का एक प्रोग्राम हम हिसार में 16 दिसंबर को दिन में हम कर रहे थे। 16 दिसंबर की रात को मैं दिल्ली में ही था, और 17 से लेकर 25 तक मैं दुबई में था। जब भी टीवी चैनल ऑन करते, वही घटना, वही चीज़ें दूरदर्शन उसमें टीवी चैनल्स पे, सब चैनल्स पे आती। ये हमारे लिए गर्व की बात थी या शर्म की बात थी। ये कब होता है, जब आपका और मेरा समाज संवेदनहीन हो जाता है। उसके साथ हुआ, उसका परिवार देखे, मेरे को क्या फर्क पड़ी है, वो हमें रेड क्रॉस नहीं सिखाता। रेड क्रॉस क्या सिखाता है, संवेदनशील कैसे बने। संवेदनशीलता और संवेदनहीनता में फर्क क्या है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक खेत था, और उस खेत में क्या था, गेहूं के बलिया बाल जो बोलते हो आप, वो लगी हुई थी। एक तोता आता, वो 2 खा जाता और 6 उठा के ले जाता। किसान ने उसको पकड़ दिया, मारूंगा आज तेरे को। कहते क्या गलती की है, कहते तू मेरे को देखता हूँ मैं हफ्ते 10 दिन से नुकसान कर रहा तू। कहते मैं क्या नुकसान करता हूँ, आप तो गाँव के इतने बड़े जमींदार हो, मैं तो 2 बलियां खाता हूँ, उससे आपका क्या नुकसान होता है। कहते ठीक है 2 खा लिया, लेकिन ये 6 ना ले जाया कर साथ में। कहते मैं इन 6 में से 2 अपने बूढ़े माँ बाप है, तोते और मेरी माँ, उन 2 को एक एक करके दोनों को देता हूँ। कहते ठीक है 2 ले जाया कर, 4 का नुकसान मत किया कर। उसने कहा जी मेरे साथ मेरी पत्नी है, उसने 2 छोटे बच्चे तोतों को जन्म दिया है, एक पत्नी को देता हूँ और एक में से आधी आधी करके उन 2 छोटे बच्चों को दे देता हूँ। कहते ठीक है 4 ले जाकर, लेकिन 2 का नुकसान नहीं कर। ये 2 हम सब के लिए सुनने वाली बात थी। उसने जो जवाब दिया कि 2 उन 4 से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक पेड़ है, उस पेड़ पे 2 तोते रहते हैं। एक तोता जिसके किसी कारण से आंखें चली गई है, अंधा हो गया है, एक तोता जिसके किसी कारण से पंख टूट गए हैं। एक अंधे तोते को देता हूँ, एक पंख टूटे हुए तोते को देता हूँ। ये है संवेदनशील। तो सेंसिटिविटी का मतलब संवेदनशील। एम मीन्स मोटिवेशन, जहां से भी मिले, कैंप से तो मिलता ही है, लेकिन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, जहां से भी समाज से जो लोग काम करते हैं, उनसे प्रेरणा, मोटिवेशन। ए मीन्स जो मैंने बताया था, अलर्ट, अवेयर, अवेक। आर मीन्स जो सबसे ज्यादा आज जरूरी है, यूथ तो है, लेकिन क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार। और लास्ट में क्या है, टी, जो नहीं मिली अभी आपको, चाय नहीं, टैलेंटेड युवा, टेक्नो सेवी युवा, जो आज की जरूरत है। तो उसको हम स्मार्ट मानते हैं। और जब ये स्मार्ट युवा हो जाएंगे, फिर हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः जिसकी हमने कामना की थी और सर्वश्रेष्ठ बनने की बात की थी, वो सारे के सारे हम उस जिसको हम मुकाम कहते हैं, वहां पे पहुंच सकते हैं। ये कब होगा, जब हम इस रेड क्रॉस की जो ट्रेनिंग है हमारी, मैं इसको कहता हूं जो हम क्लासरूम में लेते हैं, वो शिक्षा है, वो फॉर्मल एजुकेशन है आपकी। लेकिन इस तरह के जब प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या है, शिक्षा के साथ दीक्षा है, वैल्यूज। अगर शिक्षा के लिए होगी, आप फर्स्ट आ जाओगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आपके गले में क्या डाल देंगे, मेडल्स। तो शिक्षा अगर अकेली होगी, वो मेडल्स के लिए तैयार करेगी, लेकिन शिक्षा के साथ अगर दीक्षा जोड़ दोगे, वो समाज को मॉडल्स भी देगी, समाज को दिशा देने वाले यूथ मॉडल्स देगी, जो समाज को आगे ले जाएंगे। तो शिक्षा भी जरूरी है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, और ये यूथ की जिम्मेवारी है। अब मेरा सवाल हमेशा ये होता है, ये यूथ है कौन, यूथ की परिभाषा अगर मैं आपसे पूछूं, है कौन यूथ, ये
कोई साथी बताएगा यूथ कौन है, युवा किसको कहेंगे? रोहित जी कह रहे थे इस बार बहुत अच्छे स्मार्ट बच्चे जवाब देते हैं। यूथ किसको कहेंगे? कोई भी साथी जो आपके दिमाग में आता है। सर, जो समाज में बदलाव लाने के योग्य हो, और यूथ वो होता है जो उम्र से नहीं दिल से जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड, यही जवाब चाहिएगा। कई बार वो जवाब देते हैं 15 से 25, 15 से 35, वो एक छोटा क्राइटेरिया, लेकिन उसके साथ साथ सुरान साहब बैठे हैं आपके साथ, धीमान साहब बैठे हैं, उम्र इनकी वो उस क्राइटेरिया में नहीं है, लेकिन शायद जोश हम सबसे ज़्यादा है जब आपका सुबह कैंप शुरू होता है, सुबह आपसे पहले मिलते हैं, रात को जब आपका खत्म होता है उसके बाद होते हैं, तो उस युवापन के साथ साथ जोश का नाम भी युवापन है। और युवा किसको कहते हैं? मैं हमेशा एक वो वाकया सुनाया करता हूँ, देश भर में जाना होता है। हैदराबाद में एक मैं प्रोग्राम कर रहा था इसी तरह का, तो मैं बस में जा रहा था, मेरे को खाली सिगरेट की डिब्बी का पैक मिला, तो सिगरेट की डिब्बी पे कुछ लाइनें लिखी हुई थी, मेरे को लगा उठाता हूँ क्या है इसमें। उस लाइनें जो मेरे को अभी भी याद है, बहुत साल पहले की बात है, वो प्रोग्राम जब किया मैंने हैदराबाद में, उस पे लिखा हुआ था, ये तो नहीं था कि यूथ की परिभाषा, लेकिन मेरे को लगा यही यूथ है बस। उस पे क्या लिखा हुआ था कि आंखें आसमान पे होती हैं, पैर जमीन पे टिके होते हैं, अपनी किस्मत के हाथों को अपनी किस्मत के तारों को अपने हाथों सजाते हैं। दैट मीन्स पांव जमीन का मतलब हम संस्कार सभ्यता अपने जुड़े रहे। आंखें आसमान का मतलब है हम अपने लक्ष्य ऊंचे रखें, कि आंखें आसमान पे होती है, पैर जमीन पे टिके होते हैं, अपनी किस्मत के तारों को अपने हाथों सजाते हैं, दुनिया की परवाह नहीं, बस चाहत और विश्वास लिए हर मुश्किल से टकराते हैं, क्योंकि युवा वही कहलाते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं। तो वो करने का मादा, करने का जज्बा, उसका नाम युवापन है, वो आ जाएगा। वो जब आ जाएगा हम सही मायने में कहेंगे वो हमारे युवा रिस्पॉन्सिबल भी है, वो हमारे युवा सेंसिटिव भी हैं, और वो युवा अलर्ट भी है। अलर्ट अवेयर अवेक क्या है? आप कभी कभी अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम चलाते होगे स्वच्छता पे या अवेयरनेस प्रोग्राम। कौन कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हो आप? हाँ जी, रैली निकालते हो कभी कभी? किन किन मुद्दों पे? हाँ जी, रोड सेफ्टी, ओके, और प्लांटेशन पे, ओके, हाँ जी, ब्लड डोनेशन, नारी शक्ति, ओके, एक एक करके बोलोगे तो समझ आएगा। 6 वाटर पे, स्वच्छ भारत पे, नशा मुक्त पे, ओके, एड्स अवेयरनेस पे, नशा मुक्त पे, ठीक है, ठीक है। आपको किसी को भी नशों की प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी को भी एड्स की समस्या नहीं है, आपको किसी को भी कन्या भ्रूण हत्या की नहीं है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है करने की? क्या जरूरत पड़ी है? बदलाव लाने के लिए। यस, अगर आज हम में दिक्कत नहीं, मेरे परिवार में दिक्कत नहीं है, हो सकता है अगर धीरे धीरे हम लोग काम नहीं करेंगे, मेरे परिवार में भी वो बुराई आ सकती है। हम अपने लिए भी कर रहे हैं और अपनों के लिए भी कर रहे हैं, तो जरूरी है हम जितने भी, ये सर्विस का मतलब यही है कि हमारा काम ये नहीं कि हम एक्शन ही करें, समाज को जागरूक करना भी हमारा काम है, वो भी एक सर्विस का आपका पार्ट है। आपने अभी एक प्रोग्राम 2015 में शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत से शुरू हुआ, उस प्रोग्राम में मैं बोल रहा था, तो उस दिन वो सारे नारे वही थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक सम्मेलन था वहाँ पे, जो महिला मुख्यमंत्री थी और महिला ये जो हमारी बाल विकास मंत्री थी पूरे भारतवर्ष की, तो मैं उनको एक वहाँ पे लेक्चर था, तो मैंने कहा ये नारा ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इससे आगे चलते हैं थोड़ा। कहते आगे क्या चले? मैंने कहा इससे आगे चलेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटों को समझाओ। आज खतरा दहेज का नहीं है, आज भ्रूण हत्या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो सेफ्टी का इशू है। तो हमें ये रेड क्रॉस क्या सिखाता है? अगर लड़कियां भी यहाँ बैठी होती हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शिक्षा दीक्षा हमारी ऐसी है। तो क्या ये समाज में भी आ सकता है या नहीं आ सकता है? अकेला रेड क्रॉस तक ना रहे, उसका मतलब है हम उस पे भी काम करें। अब स्वच्छता की बात आई, स्वच्छता पे एक प्रोग्राम हुआ 2000, जब ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, दिल्ली में विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम था, तो मैंने कहा ये स्वच्छता इतना बड़ा अभियान है नहीं, तुम इतनी बातें कर रहे हो। कहते हैं आप हमेशा ही उल्टा बोलते हो यहाँ पे आके। मैंने कहा मैं उल्टा नहीं बोल रहा। स्वच्छता क्या है? जहां पे मैं काम करता हूं, जहां पे मैं पढ़ता हूं, रहता हूं, काम करता हूं, अपने 5-10 फीट के दायरे को साफ रखना, बस इतना ही काम है। हमने नहीं किया, इसलिए आपने अभियान बनाया। तो हमें जरूरत है अवेयर करने की। फिर ये 21 जून को भी एक दिवस होता है, कौन सा होता है वो? योगा डे नहीं होता, योग दिवस होता है। यही तो दिक्कत है, जब बाहर से वो योगा बन के आ गया, फिर हमने मान लिया, योग को हमने माना नहीं। राइट, चलिए योगा दिवस होता है, योग दिवस होता है। उसमें एक टीवी चैनल में डिबेट चल रही थी, जब वो योग दिवस हमने मनाना था, तो उस टीवी चैनल पे मेरे साथी पैनलिस्ट ने कहा, दूसरे धर्म वाले ने, ये तो फलां धर्म वालों का है,
मैंने इसको जवाब दिया, मैंने कहा भाई साहब जब आपको सर्दी होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन सी होती है? कहते ये कैसा जवाब है? मैंने कहा जब आपको बुखार होता है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से कौन सा होता है? कहते ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा यही जवाब है, जब आपका जो रोग है वो सांप्रदायिक नहीं तो योग सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? तो इस तरह के जो मुद्दे हैं हमें उनपे अवेयर करने की जरूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे हम सोशल अवेयरनेस के काम करते हैं। हम एक प्रोग्राम कर रहे थे AIU का हमारी यूनिवर्सिटी में, नवंबर 2016। कौन सा नवंबर? नवंबर 2016, नोटबंदी 8 नवंबर, यस वेरी गुड। 8 नवंबर 2016 को बहुत सारे भारत से प्रोग्राम में लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो ईमानदार है उनको फर्क नहीं पड़ेगा और जो बेईमान है उसको फर्क पड़ना भी चाहिए। तो उस दिन मैं उनको कह रहा था, मैंने कहा नोटबंदी तो बहाना है साहब, बदलना तो इंसान को था जो हम कर रहे हैं चरित्र निर्माण। नोटबंदी तो बहाना है साहब, बदलना तो इंसान को था। अगर कुछ लोग बेईमान ना होते तो इतने लोग परेशान ना होते, इतने लोग परेशान ना होते। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे हमें समाज को अवेयर करना है। यही हमारा जो हेल्थ का मतलब ये है, समाज का जो स्वास्थ्य है, जो इस सोच रूपी स्वास्थ्य को भी ठीक करना है। फिर मैं स्वामी रामदेव जी के एक प्रोग्राम में बोल रहा था, मैंने कहा स्वामी जी आप ये अनुलोम विलोम करवाते ना, मेरे वाला और जोड़ लो। वो कभी कभी बुला लेते हैं तो कहते तेरे वाला अनुलोम विलोम कौन सा है? मैंने कहा मेरे वाला अनुलोम विलोम ये है, आपका तो ये है सांसें अंदर करो बाहर करो, मेरे वाला अनुलोम विलोम ये है हर युवा, खासकर हर युवा अंदर क्या जाए, अंदर अच्छा विचार जाए और बुरा विचार बाहर आए, यही अनुलोम विलोम है मेरा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारे कैंप्स होते हैं इनका टारगेट यही होता है कि हमारे युवा शिक्षा के साथ साथ इस तरह के जो संस्कार हैं, वो संस्कार जब आ जाएंगे हम कह सकते हैं भारत मजबूर नहीं, भारत मजबूत बनेगा। और ये कब बनेगा? आपने एक वो पिछले जब कोरोना दौर में थे हम, एक स्टोरी आई थी सुशांत मर्डर या सुसाइड, है ना? तब मैं बोल रहा था, ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते थे देश भर में, दुनिया भर में हम लोग। तो मैंने कहा ये दिक्कत क्या हुई है, अभी सुशांत के मर्डर है, सुसाइड है, उस पर नहीं जा रहे, युवा की बात मैं कर रहा था उस प्रोग्राम में। मैंने कहा कब होता है ये, जब हमने सिर्फ अभी तक क्या किया है, आप होशियार बन जाए, आपके परसेंटेज अच्छी आए, आपके ग्रेड्स अच्छे आए, हमने IQ पे काम किया। IQ पे हम काम करते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट आपका बढ़ जाए। लेकिन कुछ फिर रोहित जैसे लोग आए, उन्होंने कहा नहीं जी सोसाइटी भी जरूरी है, SQ भी जरूरी है, सोशल कोशेंट भी जरूरी है। फिर ज्ञानानंद जी महाराज के संस्थान में हम बैठे हैं तो धर्मगुरु कहते नहीं जी स्पिरिचुअल कोशेंट SQ भी जरूरी है। मैंने कहा तीनों जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी जो युवा के लिए मैं कहता हूं, ये सुशांत मर्डर और दूसरे मर्डर सुसाइड होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो हम रेड क्रॉस में सिखाते हैं, वो है AQ, एडवर्सिटी कोशेंट। जब आपको कभी फेलियर होगी तो उससे कैसे पार पाना है, वो शिक्षा कहीं भी नहीं है। सफलता की तो सारी शिक्षा है, लेकिन जब कभी मैं असफल होता हूं, वही उसी टाइम पे फिर सुसाइड टेंडेंसी और वो सारी चीजें तभी आती है। तो हमने सफलता तो सीख ली, लेकिन असफलता से कैसे पार पाना है, वो हमारा AQ, एडवर्सिटी कोशेंट उसको बोलते हैं। वो हमारे इस तरह के जो कैंप शिविर होते हैं। अब मेरे को लगता है रोहित जी किसी से पूछ लो, आप इंटरव्यू कर लो, किसी को कोई चिंता हो तो, और क्लास में जाएंगे, घर में जाएंगे, 10 और बढ़ जाएंगे। तो ये कैंप जैसा जीवन, कैंप जैसा जीवन पूरी लाइफ हो सकता है जैसे हम लोगों का चल रहा है। हमारा तो हर रोज ही कैंप है कहीं ना कहीं। ये कब होगा? जब आप इसकी आदतों को सीख करके, इन हैबिट्स को सीख करके अपने जीवन में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपनी सोसाइटी में इसके साथ जियोगे, तो हर रोज खुश रहा जा सकता है जैसे आप कैंप में हो। कैंप में मजा आ रहा है, क्लास में मजा आता है? सवाल। ये आगे वाले सुन रहे हैं सारे, जिनके साथ फिर पढ़ना भी है ना? और जबकि ये मेरे को पता है सुरान साहब और दीवान साहब आपको सुबह जल्दी उठाते हैं, रात को लेट तक छोड़ते हैं, यही होगा ना? और कॉलेज में तो जाओ जाओ, नहीं जाओ तो ना जाओ, और जाओ भी तो मेरी क्लास लगा लो, और सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ जबकि आपको यहाँ बैठा सुबह से लेके मेरे ख्याल में 5 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक रखते हैं, और फिर भी कह रहे हैं आप मजा आ रहा है, यही कह रहे हो ना? तो ये मजा पूरी जीवन भर लिया जा सकता है अगर आप अपनी आदतों को इसी तरह से, अभी क्या है फिक्स शेड्यूल है आपका, उसको आप फॉलो करते हो। अगर यही जीवन में आपके फॉलो करने का तरीका आ जाए तो आप ताउम्र या उम्र भर आप उसको एंजॉय कर सकते हो। इस कैंप का मतलब यही है। और एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं मैं, आज भी काम आएगी, आगे भी काम आएगी। युवा का रोल क्या है? युवा का रोल क्या है? जहां हम जिस भूमि में बैठे हैं, कौन सी भूमि है? कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र। क्या हुआ था यहाँ पे? चलिए महाभारत की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ ना, यहाँ
मैं यहीं था जब महाभारत का युद्ध हुआ। तो जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण महाराज ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, बुरा हुआ। कहते ये तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, इससे आगे आने वाला जो समय आएगा वो और भी बुरा आएगा। उन्होंने कहा इससे बुरा क्या आएगा, जब हमारे सारे रिलेटिव सगे संबंधी मारे गए, तुम कहते इससे भी बुरा आएगा। उसने कहा तुम पांचों पांडव अलग अलग डायरेक्शंस में जाना, दिशा में जाना, और कुछ डे टू डे लाइफ में जो नहीं होता, वास्तविक जीवन में नहीं होता, ऐसा अजीब कुछ देखो तो बताना। पहली डायरेक्शन से वो आए। उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा जो हंस था वो मांस खा रहा था, इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाला जो समय आएगा वो सज्जन लोग अपनी सज्जनता को छोड़ के दुर्जनता पे आ जाएंगे। दूसरी डायरेक्शन से आए। उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा 3 घड़े थे, पहले घड़े में पानी भरा हुआ है, दूसरा और तीसरा घड़ा खाली है। कायदे से नजदीक वाले में जाना चाहिए था, लेकिन दूसरे घड़े में ना जाकर के तीसरे घड़े में पानी जा रहा था, इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाला समय ऐसा आएगा जब हम अपने नियर एंड डियर को छोड़ करके दूर वालों की ज्यादा परवाह करेंगे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप अपने व्हाट्सएप खोल के देख लेना कितने माँ बाप को किए हैं और कितने आपने दूर वालों को किए। मैं नहीं कह रहा, श्री कृष्ण महाराज ने कहा। तीसरी डायरेक्शन से जब आए उन्होंने कहा पहला घड़ा भरा हुआ है, 2 घड़े खाली हैं। पहले से आधा आधा करके दोनों में डाल दिया गया, लेकिन जब दोनों से पहले में वापस डाला गया 1-1.5 लीटर पानी कम रहा। इसका मतलब क्या है? जब कहा श्री कृष्ण ने पहला घड़ा मेरे और आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा बच्चा उस माँ बाप की परवाह नहीं करेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसी कोई कहानी महाभारत में नहीं आती, कभी पढ़ने लग जाओ, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और चौथी डायरेक्शन से जब वो आए वो सुनने वाली बात है आपके लिए। उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, पहाड़ थे और वो छोटे छोटे घास के तिनकों पे रुके हुए थे, टिके हुए थे, इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाला समय जो है, पहाड़ क्या है, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके वो घास के तिनके कुछ और नहीं, हमारी युवा पीढ़ी है जो इस देश को उन बाधाओं से पार पाएगी, पार लेकर के जाएगी। तो युवा है जिसपे उम्मीद है, जिसपे होप है। हर कोई कह देता है युवा पे उम्मीद है, युवा के कंधों पे देश चलेगा। तो उन युवाओं को मजबूत बनाने का काम जो हमारा रेड क्रॉस करता है, और रेड क्रॉस का काम ही यही है कि हम इन बच्चों को दिशा दे। इन बच्चों जो दिशा देंगे तो ये देश की दशा को भी ठीक करेंगे। ऐसा मेरा मानना नहीं, ऐसा इस रेड क्रॉस का मकसद भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं पॉजिटिविटी में हमेशा कि जो शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, और ये दिन बुरे हैं तो ये तो पहले बोल देते हैं। मैं क्या बताऊं, आप कह रहे थे इस बार वाले बच्चों को सारा पता, फिर मेरे को किस लिए बुलाया आपने? चलो अगला बोलो, चलो अगला बोलो, आधा बोलूं? चलिए, इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है, ये जो टीम है ना, मैं कह रहा हूं इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है वो शख्स किसी और के कंधों पे खड़ा है, वो कंधे कुछ और नहीं, आप है जो रेड क्रॉस को मजबूती देते हैं, आप है जो युवा रेड क्रॉस को मजबूती देते हैं। और उम्मीद रखना रेड क्रॉस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मैं ये वैसे नहीं कह रहा, तजुर्बा है मेरा इनके साथ जुड़ने से। जब मैं जुड़ा था शुरान साहब की अगुवाई में, हम हिसार में एक प्रोग्राम कर रहे थे 2011 या 12 में, तब से मैं जुड़ा था। ये नशा है मेरे लिए, तो नशा इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं कई बार बोलता हूँ समस्याएं 1000 हो सकती है, कि माना कि तेरे पास खाली गिलास है, लेकिन तू इतनी तसल्ली तो रख कि तू सुराही के पास है। वो सुराही कुछ और नहीं, यूथ रेड क्रॉस की सुराही है। वो यूथ रेड क्रॉस का जो एक बेस है जो आपको जीवन के लिए मजबूत बनाएगा, मजबूर नहीं मजबूत बनाएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि जिस भूमि पे हम बैठे हैं वो भूमि गीता ज्ञान की भूमि है, आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको गीता का ज्ञान दिया। यहाँ गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज है, वो गीता के मनीषी हैं, लेकिन मैं थोड़े से टाइम में, रोहित जी ने कहा कि थोड़ा सा टाइम हर गीता का ज्ञान इनको देना है। गीता में 700 श्लोक हैं, वो इसीलिए मैं कह रहा था 3.5 घंटे, 5 मिनट ब्रेक, 3.5 घंटे। लेकिन नहीं, मेरे पास छोटी सी गीता है, सिर्फ दूसरा अध्याय है। सुरान साहब कह रहे उसमें भी 70 श्लोक है, कहाँ दूसरा अध्याय छेड़ रहे हो? चलिए 3 ही वर्ड है बस, इससे छोटी गीता ना सुनी होगी ना कहीं पढ़ी होगी आपने। 3 वर्ड है दूसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय से 18 तक देखोगे, उसी दूसरे अध्याय में जो 3 वर्ड है, उन्हीं 3 वर्ड पे बाकी एक्सप्लेनेशन है पूरी। वो 3 वर्ड क्या है? जब आप 31 से लेकर 38 श्लोक तक जाते हो, वो है स्वधर्म। आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके कर्तव्य क्या है,
तो 31 से 38 है आपका स्वधर्म एक वर्ड। दूसरा वर्ड जो है 39 से लेके और 53 तक निष्काम कर्म, जो सर्विस है ना, हेल्थ, फ्रेंडशिप और सर्विस, सेवा की भावना। सेवा कौन सी? निष्काम कर्म, फल की इच्छा नहीं। आप, मेरे को पता है सारे अच्छे बच्चे फल की इच्छा नहीं है, पक्की बात है। ये कैंप लगाएंगे, सर्टिफिकेट मत देना, इनको कोई इच्छा नहीं है। मैं कह रहा था ना इस बार अच्छे बच्चे, हमने थोड़ा सा भूल की उसको, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ऐसा ही हमने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में पढ़ा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। मैं दिल्ली के लाल किला में बोल रहा था एक दिन, इसी पे आधा घंटा मैंने बोला। मैंने कहा इसका मतलब ये हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, आपने उसके लिए कुछ भी, या जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं, आपके पेरेंट्स ने टैक्स दिया होगा, सच है, लेकिन आपने कोई भी एफर्ट्स नहीं किया। आप उस राष्ट्र की सारी सुविधाओं का, चाहे हॉस्पिटल है, जितनी भी सुविधाएं राष्ट्र की, आप लोग एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ ले रहे हो, यस और नो? यस सर। आप कभी कभी मैकडी में बर्गर खाने जाते हो, हाँ, तो मैकडी में बर्गर के लिए आप पहले पैसे देते हो और फिर आपको वो आइटम मिलता है। दूसरी तरह की व्यवस्था क्या है? आप रोड साइड ढाबा पे जाते हो, लंच डिनर लेते हो, बाद में पैसे देते हो। तो ठीक व्यवस्था यही है कि आपको, जब आपको इस समाज ने, राष्ट्र ने व्यवस्थाएं दी, कॉलेज, स्कूल, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो आपको मिल चुकी हैं, यस और नो? यस सर। तो अब फल मिल चुका, तो उल्टा क्या करना है? कर्म करना है। तो इस कैंप में सीख करके उस कर्म की भावना के साथ, वो है निष्काम कर्म, 53 तक जो श्लोक है। और मैं, अगर मेरे से कम टाइम दो, मैं कहता हूं एक ही वर्ड की गीता है, उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन है। जब भगवान श्री कृष्ण 54 से लेकर 70 श्लोक तक कहते हैं, एक वर्ड है वो स्थित प्रज्ञा, स्टेबल माइंड के साथ। अगर आप आगे पढ़ोगे तो वही है। फिर अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है, बैठता है, उठता है, फिर वो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उसके रूप में वो देते हैं सारे। तो एक ही वर्ड की गीता, इतनी छोटी गीता आपने ना सुनी होगी। तो 3 वर्ड अगर मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में आ जाए, तो लाइफ विल बी एंटायरली डिफरेंट। तो एक आपका जो स्वधर्म पता लग जाए, निष्काम कर्म की भावना, और तीसरा है स्थित प्रज्ञा, जो स्टेबल माइंड के साथ, जिसको मैंने इमोशनल बैलेंस और वो पहले आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए। तो अगर वो भावना हम में आ जाएगी, तो हमारा जो मकसद है इस हेल्थ, फ्रेंडशिप और सर्विस के माध्यम से, अपने रेड क्रॉस के माध्यम से, राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना। क्योंकि हम सबका, आप अलग अलग संस्थाओं से आए हैं, यस और नो? यस सर। आप कोई फर्स्ट ईयर में होगा, सेकंड ईयर में होगा, कोई यूनिवर्सिटी में होंगे, ये अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन मकसद क्या है? इस यूथ रेड क्रॉस के माध्यम से सीख करके उस समाज को बढ़िया बनाना, बेहतर बनाना, उस समाज के माध्यम से उस राष्ट्र को बेहतर बनाना। मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे इवनिंग में क्या होता है, एक पेड़ पे आकर के पक्षी बैठ जाते हैं, उनका कलर, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका साइज अलग अलग होता है। ठीक हम वैसे ही एक्सपीरियंस कम ज्यादा हो सकता है, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हो, से कोई ये यूथ रेड क्रॉस वाले स्टेट के हैं, लेकिन मकसद क्या है? इस रेड क्रॉस के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी, जो जिसको कहते हैं, वो अच्छी बने और अपना कंट्रीब्यूशन जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कर पाए। तो जो पेड़ पे पंछी बैठते हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ, आपके लिए भी कहता हूँ कि वन के पंछी है अनेकों, पर ठिकाना एक है। एक जगह बैठते ना आप, वन के पंछी अनेकों, पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग, पर तराना एक है। और यदि दिल में उमंग, सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न, लेकिन निशाना एक है, निशाना एक है, और राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाना, वो हमारा एक निशाना होना चाहिए। वही हम, कभी भी जीवन में ऐसा नहीं है कि स्मूथ चलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन रेड क्रॉस आपको वो हिम्मत देता है, उन बाधाओं से आप पार पा सकते हैं। और जो एक संतुष्टि के भाव के साथ, संतुष्टि का भाव होगा, तो हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि जो भी मालिक दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं। देखो सारा आप नहीं बोलो, मैं पहले कह रहा था इस बार वाले अच्छे हैं। चलो अगला बोलो, आधा बोलो। हाँ, कितना नादान है आदमी, हथेली पे मुकद्दर की तलाश करता है, प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से, और समंदर की तलाश करता है, समंदर की तलाश। तो लोभ लालच ना हो, संतुष्टि की भावना। लोभ लालच होगा तो फिर हम गलत काम की तरफ रुख करेंगे। तो जरूरी है हम लोभ लालच ना करें, और उसके साथ साथ आपका सकारात्मक रवैया हमेशा। जीवन में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन सकारात्मक रवैया। सकारात्मक रवैया और नकारात्मक में फर्क क्या है? एक छोटी सी कहानी फिर सुनाता हूं आपको, आज भी काम आएगी, आगे भी काम आएगी। एक जंगल में आग लग गई,
और जब जंगल में भयानक आग लगी, एक छोटी सी चिड़िया पास के तालाब से 2-2 बूंद भर के उस पानी पे डाल रही, उस आग पे डाल रही थी। वो सकारात्मक काम। और नकारात्मक एक काला कौवा वो सब कुछ देख रहा था। उसने कहा, चिड़िया बहन जो तू ये कर रही है, तेरी करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी। चिड़िया का सकारात्मक जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। उसने कहा, कौवे भाई मैं मानती हूँ, जानती हूँ इस चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों। तो हमारा रवैया सकारात्मक होना चाहिए। समस्याएं कोई भी हो, बाधाएं कोई भी हो, तो हम इस रेड क्रॉस की संस्कृति से, संस्कृति बेसिकली होती क्या है, आचार विचार संस्कार, वही जो हमारा, अगर वो संस्कृति हमारे व्यवहार में आ जाए और वो हम 4 ही चीज सीखनी है। बस मैं 4 ही चीज कहता हूं युवाओं को, सीख लीजिए। 4 चीज क्या है? नंबर 1 रहना। रहना कैसे है? जो फ्रेंडशिप वाला है, मिलजुल करके रहने की भावना। हम लोग इंडियंस किस दिन होते हैं मैं बताता हूं आपको, जिस दिन भारत का मैच क्रिकेट में किसके साथ हो, तब तो हम इंडियंस है। नहीं मैं गुजरात का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, पता नहीं कितने आधार पे बट जाते हैं। तो हम उस बंटवारे में ना जाएं, मिलजुल करके रहने की भावना। दूसरा वर्ड है कहना। मैंने आपको गाली दी तो कितने गुना मिलेगी मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो बात करने का एक दूसरे से ढंग, कहने का ढंग। तीसरा है जिसको हम कहते हैं रहना, कहना, और तीसरा है सहना। कोई बात नहीं, इसने गलत बात कह दी, मैं सहन करूंगा या करूंगी, वो भावना। और चौथा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको मैं कहता हूं बहना। बहना क्या है? जो समाज में या आज के दौर में बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव के साथ अपने आप को एडजस्ट करना। बदलाव तो होंगे, लेकिन ये कहते हैं कि पहले का जमाना अच्छा था, ये जमाना ऐसा नहीं है। उन बदलाव के साथ कौन सा मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सा मेरे लिए नहीं है, उन बदलाव के साथ बहना, दैट इज बहना। तो 4 ही चीजें सीखने की, कहने का ढंग, रहने का ढंग, सहने का ढंग और बहने का ढंग। और अगर ये आपके अंदर और हमारे अंदर आ जाएगी, मैं कह सकता हूं आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बोझ नहीं, वो सहारा बनेगी। जो रेड क्रॉस की टीचिंग है, आपकी रेड क्रॉस की ट्रेनिंग है, वो सहारा बनेगी। क्योंकि अगर शिक्षा ही अकेली ला दोगे, जो मैं कह रहा था, दीक्षा नहीं दोगे, बोझ बनेगी। कि हो नाव तट से बंधी, वहां ऋतुम्बरा वाले मैंने प्रोग्राम में कहा था कि हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो। देख माझी, माझी कौन है? जो नाव को ले जाता है। देख माझी, नाव को इस पार से उस पार जाने में परेशानी ना हो। नाव तो पानी में हो, लेकिन नाव में पानी ना हो, नाव में पानी ना हो। तो वो बोझ नहीं बनेगी जब हम इन दीक्षाओं को शिक्षा के साथ जोड़ लेंगे। तो यही चीज, यही उम्मीद मैं आप युवाओं से करके आया था कि ये युवा इस कैंप के बाद अगर कहीं मिले इस पूरी टीम को, इन टीचर्स को, उनमें बदलाव नजर आए। इस कैंप का मकसद ये है आपके अंदर बदलाव नजर आए। और ये सारी उम्मीद मेरी नहीं, सबकी उम्मीद युवाओं पे, सबकी उम्मीद युवाओं पे है। और सभी जो युवा हैं, मैं आप युवाओं के लिए कह रहा हूं कि आज बेशक से उस रोल में नहीं है, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आपका रोल होगा, आप इस समाज को आगे ले जाने वाले होंगे, आप इस समाज को, राष्ट्र को आगे ले जाने वाले होंगे। मैं आप सबके लिए कहता हूं कि एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे। माना उजियाली रातों के टिमटिमाते तारे हैं, आज उस रोल में नहीं है, माना उजियाली रातों के टिमटिमाते तारे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे, जिसके सूरज हम होंगे। तो समाज के सूरज आप बने, उस समाज के लिए दीपक आप बने, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी मंगल कामना है, ऐसी शुभकामनाएं आप सबको कि आप जो कैंप में मकसद सोच के आए हैं वो आपके सारे मकसद पूरे हों। जो जीवन के आपके लक्ष्य हैं वो सब आपके पूरे हो, आपका जीवन सुखद हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, और मेरी जुबान चलती रहे लेकिन उसके साथ आपके काम चलते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ इस गीता संस्थानम से मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी जीवन में मेरे दुख आए, एक भी जीवन में आपके ना आए, और जितने खुशियां या सुख मेरे को मिले उससे भी ज़्यादा आपको मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका और कैंप डायरेक्टर का और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। और ताली बजानी, ताली मैं बजवाऊंगा, ताली से शुरू किया था ना, ताली पे खत्म करेंगे, ताली मैं बजवाऊंगा। और ताली कौन सी होगी? हमारे लास्ट वर्ड की। फ्रेंडशिप का मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। मेरे को लेक्चर स्टैंड बाहर ले जाना है, हो सकता है मैं नहीं ले जा पाऊँ, 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोई इससे बड़ा काम है, टेबल ले जाना है, सोफे ले जाना है, 3-4 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण की बात करते हैं, सबको जुड़ने की जरूरत पड़ती है। तो हमें इकट्ठे काम करना पड़ेगा, मिलकर के काम करना पड़ेगा। मिलकर के कैसे करेंगे? आज ये जो स्वस्थ है, 2-2 हाथ वाले हैं, ये हाथ निकालिए, लेफ्ट हैंड निकालिए। जो स्वस्थ हैं
अच्छा, सारे स्वस्थ है, वेरी गुड। ये आपका राष्ट्र की सिचुएशन आज यहाँ है, हमने इसको और अच्छा बनाना है, ऊपर पहुंचाना है। चलिए दूसरे हाथ की उंगली निकालिए, ये आप अकेले हैं, इंडिविजुअल है, आप इस उंगली से ताली बजाएंगे। बज रही है लेकिन मजा नहीं आया। चलो मैं और आप 2 लोग मिलते हैं, थोड़ा बेटर हुआ। चलो मैं आप और ये ऊपर वाले 3 लोग मिलते हैं, उससे बेटर हुआ। लेकिन बेस्ट कब होगा, जब हम यहाँ पे जितने बैठे हैं, यहाँ पे नहीं बैठे, सारे राष्ट्र को मिला करके कोशिश करिए। 1 से बजी, 2 से बजी, लेकिन मजा कब आया, जब दोनों हाथ अच्छे से मिले। यही भावना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने की है, मिलजुल करके काम करने की भावना है। ताली जब अच्छी बनी तो आप अपने साइड में हाथ मिलाइए साथी से। इनके हाथ देखो भाई कैसे मिला रहे हैं, ऊपर करो, ऊपर करो, जो 2 हाथ वाले, वेरी गुड। इस तरफ करो कैमरा, इनका कैमरा। हाँ, अब मैं जो बोलूं उसको रिपीट करना है, जो मैं बोलूं मेरे पीछे पीछे बोलना है। श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, हाँ जगा दो, मेरे उस बात से तो बोल रहे हो। श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, हम सब भारत को आगे लेकर के जाएंगे। श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, हम स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करेंगे। श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, हम रेड क्रॉस को आगे बढ़ाएंगे। अब आपने हाथ दिया है, साथ भी देना, ये है ना, साथ भी देना पड़ेगा, हाथ से काम नहीं चलेगा। तो मेरा परिचय, हाँ मेरा परिचय रह गया था, इन्होंने आधा दिया, तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, आप भी वही है जो मैं हूँ, कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी। हम भी मुसाफिर, मैं भी वॉलंटियर हूँ, और तुम भी मुसाफिर, किसी ना किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू। अब मेरे को निकलना है, नहीं तो मैं 3.5 घंटे आज अच्छे फंसे हुए थे, आज 3.5 घंटे वाला करते, लेकिन मेरे को जाना है, कल और प्रोग्राम है। नहीं तो मैं आपके साथ अच्छा लगता, इतने अच्छे वॉलंटियर मेरे को भी बहुत कम मिलते दुनिया भर में, है ना। हाँ, जो बाकी लेक्चर आएगा यूट्यूब पे है, रेड क्रॉस का आप डालोगे यूट्यूब पे आ जाएगा, रोज जी को शेयर कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगा, यूट्यूब पे है वो रेड क्रॉस का। जो बाकी 3.5 घंटे वाले उसमें बहुत सारी क्लिप्स है, ठीक है। तो फिर कभी आपसे बात करेंगे, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, किसी रेड क्रॉस के प्रोग्राम में। विद दिस वर्ड, शुभ रात्रि।